इसमें ठीक है, यहाँ तक देख लिए थे। होमवर्क था क्या क्या था? हाँ हाँ हाँ, सरफाइसी था, फिर हाँ उमंग है, जनसमर्थ पोर्टल, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। हाँ तो ये देख लिए क्या? हाँ TRADS, ठीक है, तो ये सब देख लिए। कहाँ से लास्ट क्लास? चलिए ठीक है, आते जाएगा फिर एक बार उसको डिस्कस करते जाएंगे। तो बेसिकली हम लोग ये देख रहे थे कि गवर्नमेंट का पूरा फोकस जो है वो दो पैरामीटर्स पे है, एक ईज ऑफ लिविंग और दूसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, तो इसी इसी फोकस को लेके अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या चार पैरामीटर्स को कंप्लीट की गवर्नमेंट। एक पहला है क्रिएटिंग पब्लिक गुड्स। ठीक है, पब्लिक गुड्स क्या होता है? नॉन राइवलरस, है ना, मतलब किसी और के कंजम्पशन से आपका कंजम्पशन कम नहीं होगा। जैसे रोड है, पब्लिक रोड है ना, तो अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको उसका कोई भी कमी नहीं होगी रोड की, है ना, तो वो होता है पब्लिक गुड्स। ठीक, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस और प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, ये चार चीजों पे गवर्नमेंट अपने रिफॉर्म्स लाई है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? प्रोडक्ट एंड कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स। सबसे पहले फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो 1998 से लेकर 2002 के बीच में भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस किए थे, जिसपे हमने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट देखा था, जो सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था। तो सेम 2014 से लेके अब तक ये वाली गवर्नमेंट भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में क्या क्या प्रोजेक्ट्स अंडरटेक की है गवर्नमेंट, उसको देखते हैं। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर इंटेंसिव पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया। रीजन क्या है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर? टू काउंटर द ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। अभी ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम के बारे में बताया था क्या? ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम सिंड्रोम। ये ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम क्या होता है? जब इकोनॉमी बूम पे थी 2003 से लेके 2008 तक के, तो कॉरपोरेट सेक्टर ने बहुत ज़्यादा लोन लिया। ठीक है, अब लेकिन उसके बाद जब इकोनॉमी का कॉन्ट्रैक्शन होने लग गया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज डाउन होने लग गई, तो अपने जो लाइबिलिटीज हैं जो उन्होंने लोन लिया था उसको पे नहीं कर पाई। ठीक है, अब उससे क्या हुआ, एक तो कॉर्पोरेट सेक्टर का बैलेंस शीट स्ट्रेस में आया। जब कैपिटल जो भी लोन लिए थे वो उसको वापस नहीं कर पाई कॉर्पोरेट सेक्टर, तो बैंक्स की बैलेंस शीट खराब होना चालू हुई, तो बैंक्स स्ट्रेस में आ गए। तो ये दोनों साइड के स्ट्रेस चालू हो गया, इसी को बोला जाता है ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम। ठीक है, तो टू काउंटर द ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम रीलिंग द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स, introduction of massive capex expenditure to bridge the infrastructure gaps consequently led to crowding in of private investment. क्राउडिंग इन इफेक्ट भी बता दिया हूँ, क्राउडिंग आउट क्राउडिंग इन इफेक्ट, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है इकोनॉमी में तो प्राइवेट सेक्टर के पास बहुत ज़्यादा कैपिटल होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, ठीक है, अब उसके बाद भारतमाला प्रोजेक्ट है। भारतमाला प्रोजेक्ट क्या है?
बॉर्डर के आसपास जितनी रोड्स हैं उन सब को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, है ना, वहाँ पे रोड्स डेवलप करना, ये भारतमाला प्रोजेक्ट आता है। उसके बाद सागरमाला प्रोजेक्ट, पोर्ट से पोर्ट कनेक्शन, रोड कनेक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन, गांव-गांव तक के इलेक्ट्रिफिकेशन करना, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना। उसके बाद रेलवे अपग्रेडेशन, आप देख रहे हो कंटिन्यूसली रेलवे अपग्रेडेशन में काम कर रही है गवर्नमेंट। उसके बाद ऑपरेशनलाइजिंग न्यू एयरपोर्ट्स एयर रूट्स अंडर उड़ान स्कीम। तो अपने बिलासपुर का भी जो एयरपोर्ट डेवलप हुआ है वो उड़ान स्कीम के अंतर्गत डेवलप हुआ है, जो छोटे एयरपोर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो वो सारे छोटे छोटे सिटीज, टीयर 2 सिटीज को कनेक्ट करने के लिए उड़ान स्कीम लाई गई, ठीक है। तो उड़ान स्कीम को भी देखिएगा, भारतमाला, सागरमाला, ये सारे प्रोजेक्ट आप लोग होमवर्क में देख लेंगे, ठीक है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो इंकर कर रही है ये सारे प्रोजेक्ट्स के, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं बिल्डिंग पब्लिक गुड्स। ग्राफ किस चीज का है? यूनियन गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी ऑन द राइज, मतलब जीडीपी के प्रतिशत में गवर्नमेंट का पूंजीगत व्यय कितना है, वर्षों में ट्रेंड देख लीजिए। फाइनेंशियल ईयर 2014 से लेके कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जा रहा है, अभी लगभग अप्रोक्सीमेटली 3% के आसपास है, ठीक है। यहाँ पे कितने लाख करोड़ रुपीस दिखाया हुआ है? ऑलमोस्ट 6 के आसपास, ठीक है। 6 लाख करोड़ रुपीस का कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है। अब इसमें ट्रेंड भी पूछ सकता है ना, फाइनेंशियल ईयर 18 में थोड़ा सा डाउन हुआ था, 17 के बाद 18 में, उसके बाद से कंटिन्यूअसली राइज, 18 के बाद से कंटिन्यूअसली राइज हो रहा है, ठीक है। मैं बोला हूँ ना, ट्रेंड हमेशा ट्रेंड देखिएगा, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं पूछेगा यूपीएससी, आप लोग से पूछ सकता है कि ट्रेंड कैसा हो, बीच में कौन से साल। अब इसी को अगर स्टेटमेंट बना के बोल दिया कि सिंस 2014 गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज बीन ऑन द राइज कंटिन्यूअसली, तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट इन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी, ठीक, कैपेसिटी भी कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट बढ़ा रही है। इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, ठीक है, ये हो गया 215। कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ पोर्ट्स एमटीपीए 180, रेलवे ट्रैक्स 114, इसके यूनिट्स यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं। और नेशनल हाईवेज 187 2020 के फिगर्स हैं, ठीक है। एक बार इनके यूनिट्स आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, है ना, सारी चीज़ों के। तो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो ज़्यादातर मेगावाट्स में यूज़ करते हैं ग्राफ। हाँ, पोर्ट्स वाले जो होंगे कंटेनर शिप हैंडलिंग, ये बाई वॉल्यूम इसको देखा जाता है, रेलवे ट्रैक्स मिलियन टन्स ऐसा करके कुछ है ना। रेलवे ट्रैक्स जो होंगे वो, हाँ पोर्ट कंस्ट्रक्शन होगा 37, हाँ, तो वो लैक 1000 किलोमीटर में हो सकते हैं, है ना, वैसे ये भी 1000 किलोमीटर में हो सकते हैं, ठीक है। अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या काम की है गवर्नमेंट, ठीक है। 2014 के बाद से बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट गवर्नेंस के लिए, है ना, गवर्नेंस के लिए मतलब आपको जो सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, कोई भी सिटीजन्स को या कॉर्पोरेट सेक्टर को गवर्नमेंट अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो उसमें अगर टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है तो उसी को बोलेंगे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा की रोल प्ले किया है। अपन उस दिन चर्चा कर रहे थे कि जो लीकेजेस थे उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से बंद किया गया है,
है ना। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे, अभी देखिए आपको ऐप्स वगैरह जो है, उमंग ऐप का होमवर्क दिया था मैं, है ना। हाँ, तो उसमें डायरेक्टली आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो ना, आप अपना डिटेल्स डालिए और उसमें आपको सारे, आप कौन कौन सी स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स के लिए एलिजिबल हो आप, वो सारा उसमें आपको बता देगा। तो ये एक जगह पे सारी स्कीम्स को लाके आपकी एलिजिबिलिटी चेक करवाना है, एक गवर्नेंस में बहुत बड़ा स्टेप है ना। उसके पहले आपको बहुत सारे ऑफिसेज जा जाके भटकना पड़ता था कि ये वाली स्कीम के बारे में पता करना है ना। वो चीज़ को ईजी कर दिया। उसके बाद ऐसी पीएम गति शक्ति भी है, जिसमें डिजिटली तो बहुत, जितनी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है कोई भी प्रोजेक्ट में, उन सबको डिजिटली कनेक्ट कर रहे हैं ताकि, हाँ, ताकि काम में डिले ना हो, लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट अंडरटेक कर रही है। A recently published article in RBI's monthly bulletin estimates that India's core digital economy has grown at 2.4 times the overall economic growth between 2014 and 2019। ठीक है, मतलब 2014 से 2019 के बीच में जितना इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, डिजिटल, इंडिया कोर डिजिटल इकोनॉमी उसका 2.4 टाइम्स डेवलप हुई है ना। सबसे पहला स्टेप जो गवर्नमेंट ली थी वो था आधार। हर एक व्यक्ति को डिजिटल आइडेंटिफिकेशन, बायोमेट्रिक और ये जो रेटिना वाला स्कैन होता है उसके बेसिस पे अब सबकी आइडेंटिटी प्रोवाइड करना है ना। मेन तो आधार के ही कारण बहुत सारे लीकेजेस प्लग की है ना गवर्नमेंट, क्योंकि आपके पहले कितने सारे फर्जी राशन कार्ड हुआ करते थे, एलपीजी गैस कनेक्शंस थे, है ना। तो ऐसे ऐसे राशन कार्ड्स थे जो आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो वो सबको एक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करके कि हाँ भाई ये आदमी जीवित है, एग्जिस्ट करता है, उन्हीं का आधार कार्ड बना, है ना। अब ऐसा नहीं बोल सकते कि 100% सक्सेसफुल है आधार कार्ड भी, बहुत सारे केसेस आए भी थे उस समय कि कुछ ना कुछ उसमें भी धांधली चल रही, बट एक ब्रॉड ब्रॉड व्यू में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कम हो गए, है ना। तो सबसे पहला स्टेप जो ली थी गवर्नमेंट वो था आधार। उसके बाद पीएम जन धन योजना, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जन धन अकाउंट जो सारे बैंक्स में फ्री ऑफ कॉस्ट खुलवाए जा रहे थे, उससे क्या हुआ, जो लोग अभी तक के फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े नहीं थे, है ना, गांव के लोग जिनका कोई भी फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर में कोई भी अकाउंट, हाँ, कुछ भी अकाउंट नहीं था पहले, है ना, कोई भी ट्रांजैक्शन डिजिटल नहीं होता था। आज आप देखो तो गांव-गांव के लोग भी यूपीआई ऐप वगैरह यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो बहुत सारी स्कीम्स ऐसी लाई कि वो एक जो नेट होता है, फॉर्मल नेट, उसके अंतर्गत सारे लोग आ जाए। ठीक है, जनधन योजना आप लोग पढ़े होंगे इससे पहले भी ना। उसके बाद जैम ट्रिनिटी, जनधन, आधार और मोबाइल, इन तीनों का यूज करके गवर्नमेंट बहुत सारे बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करती है। फिर न्यूमरस डिजिटल पब्लिक गुड्स सच एज डिजिटल वेरिफिकेशन, ई-केवाईसी, है ना, बहुत सारी जगह पे बैंक्स हो गया, जीएसटी के लिए ई डिजिटल सिग्नेचर से आप उसको रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। बैंक्स में आप अभी चॉइस सेंटर्स में आपका बायोमेट्रिक लेके वहाँ से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सर्विसेज जो आपके डिजिटल वेरिफिकेशन के बेसिस पे हो जा रहे हैं। डिजिटल रिपोजिटरीज, ठीक, डिजी लॉकर, ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। इंडियन गवर्नमेंट जो इसको लेके आई है, बहुत बाकी देशों से पहले यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी डिजिटल। यहाँ इनफैक्ट मेरे ख्याल से अमेरिका भी इंडिया के बाद में इसको लॉन्च किया है। तो डिजिटल रिपोजिटरी, डिजी लॉकर को यूज करते हैं आप लोग? हाँ, तो उसमें क्या है, आपको पूरा फिजिकल डॉक्यूमेंट रखने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं पे भी आपको दिखाना है तो वो वैलिड है। आप डिजी लॉकर से अपना कोई भी डॉक्यूमेंट अगर ऑफिशियल को शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो उसको वैलिड माना जाएगा, है। आपके बहुत सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह हो गए, स्कूल के, कॉलेजेस के,
उसके बाद हाँ ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, सारे आपके एक ही ऐप में आपको सब अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद डिजिटल पेमेंट्स, यूपीआई। यूपीआई की तो कहानी आप लोग जानते हैं ना, ये बहुत पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पेमेंट इंटरफेस है। ठीक है, have supported financial inclusion by improving access to formal financial services and reducing transaction costs. See, open network for digital commerce and account aggregator framework. ONDC के बारे में थोड़ा सा चर्चा मैं इससे पहले लेक्चर में भी कर चुका हूँ कि आपके जितने ई कॉमर्स वाले हैं, चाहे आपके अमेजन या फ्लिपकार्ट हो, ई कॉमर्स वेबसाइट्स, या डिलीवरी पार्टनर्स हो, है ना। अभी जैसे आपके हाथ में नहीं है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट अमेजन से ऑर्डर कर रहे हैं तो आपको डिलीवर कौन करेगा। डिलीवरी वाली भी अलग अलग कंपनीज है ना, हाँ डिलीवरी करके है, तो आपको डिलीवर कौन करेगा ये आपको नहीं मालूम रहता है। ONDC में आप वो भी चूज कर सकते हो, जो आपको सबसे सस्ते रेट में डिलीवर करके देगा, आप उसी कंपनी को चूज कर सकते हो कि यही कंपनी से मैं डिलीवर करवाऊंगा अपना प्रोडक्ट। अब साथ ही साथ में अमेजन और फ्लिपकार्ट ही नहीं, इसके अलावा लोकल सेलर्स भी जो हैं वो सब उसमें लिस्टेड रहेंगे, छोटे छोटे प्लेयर्स। बाजू का एक दुकान वाला भी अगर लिस्टेड है और उसके पास आप जो प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हो वो अमेजन या फ्लिपकार्ट या दूसरे किसी प्लेटफॉर्म से ज़्यादा सस्ते रेट्स में आपको प्रोवाइड करवा दे रहा है प्रोडक्ट, तो आपको वहाँ पे उस लिस्ट में वो भी दिख जाएगा, नियरेस्ट कौन सा है आपके और आपको कितने रेट में प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सिर्फ बड़े प्लेयर्स को सपोर्ट नहीं करेगा, ये छोटे छोटे जो लोकल प्लेयर्स हैं उनको भी ये ऐप सपोर्ट करेगा। ठीक, उसके अलावा जोमेटो, स्विगी, है ना, ये भी इस प्लेटफॉर्म पे रहेंगे। तो जितने भी आपके मोबाइल पे आप जो भी सर्विसेज यूज कर रहे हो, है ना, वो सब को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे और उनके बीच में कंपैरिजन करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए ONDC आने के बाद। ठीक है, उसके बाद अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क। ठीक, अब अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क क्या होता है, जैसे सिबिल स्कोर्स आप लोग अभी देखते हो, आप लोग में से कितने लोग अभी लोन क्रेडिट, हाँ लोन वगैरह ले चुके हैं? नहीं, क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है, जल्दी हाँ हाँ, तो आपका क्रेडिट वर्दीनेस मतलब कि आपका पिछला फाइनेंशियल हिस्ट्री कैसा है। ठीक है, आप टाइम टू टाइम पे अपना पेमेंट्स किए हो कि नहीं, EMIs पे किए हो कि नहीं, ये सारा डेटा जो है वो अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के अंदर फाइनेंशियल लेंडर्स जो हैं, मतलब जो लोग आपको लोन प्रोवाइड करेंगे, उनको दिया जाएगा। ठीक है, तो उस बेसिस पे वो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक कर पाएंगे कि आप जैसे अभी आज सिविल स्कोर चेक करते हैं ना, तो उसमें अगर आपका 800 प्लस स्कोर है तो आपको आराम से लोन मिल जाएगा, मतलब आप क्रेडिट वर्दी हो, आप अपना टाइम टू टाइम पे लोन का रीपेमेंट किए हो, EMIs पे किए हो। अगर कोई डिफॉल्ट कर रहा है तो उसका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे शो कर देगा कि ये बंदा क्रेडिट वर्दी नहीं है, तो उसको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया जाएगा। लोन मिलेगा, लेकिन जिनका सिबिल स्कोर या फिर आने वाला जो भी स्कोर रहेगा, फाइनेंशियल स्कोर, वो अच्छा रहेगा तो आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी लोन मिल जाएगा। अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं है तो मिल जाएगा लोन, लेकिन फिर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहेगा। तो ये अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क क्या है कि आपका जितना भी डिजिटल फुटप्रिंट है उसको सब को कलेक्ट करके एक जगह पे, किसको, लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं जो आपको लोन देने का काम करेंगे, उनके पास आप शो कर देगा पूरा हिस्ट्री। ठीक है, इससे क्या होगा कि क्रेडिट सेफ भी रहेगा और आसानी से जिनको ज़रूरत है, जो बहुत सारी अलग अलग टाइप के लोन्स होते हैं जो यूज़ करना चाह रहे हैं, उनको मिल भी जाएगा। हाँ, NPA को रिड्यूस करने में भी बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिलेगा इस अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क से। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं? डिजिटल आइडेंटिटी सच एज आधार, ई श्रम जो आइडेंटिटी है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स के लिए प्रोवाइड की जा रही है। उसके बाद स्वनिधि,
स्वनिधि जो है वो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 10,000 रुपए का कैपिटल उनको स्कीम के अंतर्गत प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है। हाँ, अभी बहुत सारे वेंडर्स के पास आप एक देखते होंगे, कार्ड लटके रहते हैं उनके, या आप ठेले पे देख लो या दुकान पे देख लो, तो वह स्वनिधि के बेनिफिशियरीज हैं। क्या होता है कि अगर आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, छोटा स्ट्रीट वेंडिंग वाला, तो आप जाके वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो और उसके बाद आपको उसके अंदर 10,000 रुपये डिस्बर्स किया जाएगा अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, छोटा मोटा बिजनेस। अगर आप टाइम टू टाइम लोन पे कर रहे हो तो फिर वो अमाउंट आपको बढ़ के 20,000 रुपये भी, अगर आपका ठीक ठाक रहा, आप टाइम टू टाइम पेमेंट्स किए हो, तो फिर 20,000 रुपये आप लोन ले सकते हो। फिर आगे आने वाले समय में जब आप 20,000 रुपये अच्छे से पटा दिए तो फिर वो क्या है, धीरे आएगा। तो ये है स्वनिधि। ठीक है, इसको भी आप लोग घर जाके होमवर्क में पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल। उसके बाद जीएसटीएन, ठीक, फॉर टैक्स पेइंग फर्म्स एंड उद्यम पोर्टल फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, उद्यम पोर्टल में ही माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का रजिस्ट्रेशन होता है ना। आप लोग वो देखे थे क्या कि एमएसएमईज को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है, माइक्रो एंटरप्राइज किसको बोलते हैं, स्मॉल किसको बोलते हैं और मीडियम किसको बोलते हैं, उसका कुछ पैरामीटर्स है ना जिनके बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है उनको। हाँ, लॉकडाउन के टाइम पे चेंज किए थे, कोविड के टाइम, ताकि उनको हेल्प मिल जाए थोड़ा। हाँ, राइट। हाँ, तो आपका टोटल व्हाट इज द टर्म, क्या उस टर्म को बोलते हैं बिजनेस टर्म्स में, कुछ टोटल, चलो ठीक है। तो उस बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, उन सब का रजिस्ट्रेशन होता है उद्यम पोर्टल के अंदर। ठीक है। हाँ, टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट आपका कितना है उसके बेसिस पे एमएसएमईज को क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है। तो इसके लिए स्वनिधि हो गया, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ई श्रम हो गया, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के लिए उद्यम पोर्टल हो गया एमएसएमईज के लिए। ठीक है, और जीएसटी हो गया बड़े कॉर्पोरेट्स के। ये सारे हर हर छोटे छोटे चीज पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, ध्यान दे रही है। ठीक, brought every entity under formal economic net, enabling formal credit for many of these groups. ठीक है, फॉर्मल सेक्टर से क्रेडिट अवेलेबल करवा रही है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। पहला है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम फॉर बिजनेस अप्रूवल्स। तो ईज ऑफ बिजनेस के लिए काम कर रही है गवर्नमेंट। ईज ऑफ बिजनेस मतलब क्या होता है कि आप बहुत आसानी से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सको, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है गवर्नमेंट को। तो उससे क्या होगा, बिजनेसेस बढ़ेंगे, बिजनेसेस प्रॉफिटेबल होंगे तो गवर्नमेंट का टैक्स बढ़ेगा, टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर होगा, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, जो खर्चा कर रही है अर्थव्यवस्था में सरकार वो बढ़ेगा, और खर्च बढ़ेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तो उसका आगे फर्दर बेनिफिट्स मिलेगा इकोनॉमिक ग्रोथ के रूप में, है ना। तो इसीलिए गवर्नमेंट बहुत ध्यान दे रही है बिजनेस को बढ़ाने, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन जिसको बोलते हैं, है ना। प्राइवेट सेक्टर भी उतना ही पार्टिसिपेट करे इकोनॉमी में, इनफैक्ट ज़्यादा करे प्राइवेट सेक्टर, ये इसीलिए प्रमोट कर रही है वो। तो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम क्या है कि आपके जितने अप्रूवल्स लगते हैं कोई भी मिनिस्ट्री से, आप अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और आपको किसी भी टाइप का अप्रूवल चाहिए रिलेटेड मिनिस्ट्री से, तो एक सिंगल विंडो आपको प्रोवाइड किया गया है, आप अपने सारे अप्रूवल्स वहीं से ले सकते हो। और उसके लिए पहले क्या होता था, जो एक दिन बीच में टर्म आप यूज किए थे, रेड टेपिज्म, है ना। रेड टेपिज्म को भी खत्म करने के लिए एक फिक्स्ड टाइम दे दी है गवर्नमेंट की, 30 दिन के अंदर अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अप्रूव नहीं कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगा।
है ना। तो आपको एक गिवन टाइम से ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक। इतना बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट गवर्नमेंट प्रोवाइड करने का प्रयास कर रही है बिजनेसेस को। उसके बाद जन समर्थ पोर्टल फॉर क्रेडिट लिंक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम। तो 13 गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिनको जन समर्थ पोर्टल में गवर्नमेंट लेके आई है, जिससे जो भी बेनिफिशियरीज हैं उनको आसानी से क्रेडिट मिल सके, लोन मिल सके, ठीक है। 13 अलग अलग स्कीम्स गवर्नमेंट एक ही पोर्टल पे लाई है जिससे बेनिफिशियरीज को आसानी से क्रेडिट मिल सके। क्लियर? ये है जन समर्थ पोर्टल। उमंग ऐप फॉर एक्सेस टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज। उमंग ऐप होमवर्क में देख लिए आप लोग। फिर है ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद पीएम गति शक्ति जो योजना है वो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के बीच में टेंडम या सिनर्जी क्रिएट करने के लिए वाली स्कीम लाई गई, फॉर फास्टर एग्जीक्यूशन ऑफ इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और डिक्रीजिंग लॉजिस्टिक कॉस्ट। क्लियर है? कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं। अब आ जाते हैं ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस। ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस का मतलब ये होता है कि सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज प्रोवाइड करें ताकि लोगों को भी बहुत आसानी से जो गवर्नमेंट स्कीम्स ला रही है वो जिसके लिए भी जिसके बेनिफिट के लिए ला रही है उन तक के पहुंचाना भी गवर्नमेंट का काम है, सिर्फ पेपर में वो स्कीम्स ना रह जाएं, है ना। तो गवर्नमेंट इस चीज के लिए भी काम कर रही है, इस पैरामीटर पे ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस के, ठीक है। अभी जैसे अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया जाए कि अगर आपको रोड में कोई गड्ढा दिख रहा है तो लाइव ही थी गवर्नमेंट, उसका फोटो खींच के आप भेजें और वहाँ से कंप्लेंट आपका रिसीव कर लिए, तुरंत आए, वहाँ पे काम हुआ, वो रोड का गड्ढा फुल बन गया और ठीक हो गया। तो आप सोचो कि ये अगर इम्प्लीमेंट अच्छे से कर दिया जाए तो फिर कहीं पे ना आपको कचरा दिखेगा शहर में, कहीं पे नाली टूटी हुई नहीं दिखेगी, सब प्रॉपर फंक्शनिंग मिलेगा, है ना, अगर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। तो यही होता है गवर्नेंस, कि जो भी आपके फैसिलिटी के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स ला रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, उसका फायदा आप तक पहुंचे, है ना। तो इस पर्टिकुलर डायमेंशन पे गवर्नमेंट क्या क्या काम की है इसके अंतर्गत अपन देखेंगे। क्लियर? पहला है सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स थ्रू रिफॉर्म सच एज इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, ठीक है। अब इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड क्या है कि पहले क्या होता था कि 1991 के बाद से लिबरलाइज कर दी गवर्नमेंट इकोनॉमी को, प्राइवेट सेक्टर की एंट्री को थोड़ा सा खोल दिए, है ना। अब एंट्री तो खुल गई, लेकिन अगर उस समय कोई बंदा मान लो किसी कारण से बिजनेस अपना नहीं चला पाया तो उसके खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंसेस होते थे, है ना। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर गवर्नमेंट चाह रही है कि बिजनेसेस बढ़ें और फिर अगर आप डिफॉल्ट कर दे रहे हो जेन्युइनली, मतलब आप अपना पूरा प्रयास किए कि मेरा बिजनेस अच्छे से चले, उसके बाद भी कुछ ऐसे कारण आ गए कि जिससे आपका बिजनेस फेल हो गया, ठीक है। तो हाँ, तो उसके कारण ऐसे सेक्शंस थे आईपीसी में कि आपको जेल जाना पड़ सकता था। तो उसके कारण क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा लोग बिजनेस सेक्टर में एंटर नहीं होना चाहे। तो उसको ईज करने के लिए, मतलब अगर कोई अनइंटेंशनल डिफॉल्ट है किसी का तो उसको क्रिमिनल ऑफेंस ना मान के उसको केवल सिविल लाइबिलिटी माना जाए, है ना। और आईबीसी भी क्या है, आईबीसी क्यों लाई गवर्नमेंट की, ऐसे ही जो नॉन विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, है ना, उस कैपिटल को एग्जिट रूट प्रोवाइड करने के लिए कि आप चलो ठीक है, आपसे ये वाला बिजनेस नहीं चल पाया, ठीक है, कोई बात नहीं, आप बंद करो, आपके जितने एसेट्स हैं उनको रिजॉल्व करो, उनको बेचो, आप फिर से एक बार नया शुरुआत करो, एक नया बिजनेस ट्राई करो, ठीक है।
यूएस वगैरह में जो होता है यही होता है, वहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप्स आते हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स बंद भी हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उनको फिर घोषित कर दिया जाता है कि ये डिफॉल्टर्स हैं, इनसे नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं बोला जाता है। तो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि अगर आप ट्राई किए हो तो अगर नहीं चल पाया तो आप फिर से ट्राई करो, कुछ नया चीज़ ट्राई करो। तो उसी के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लेके आई है। ठीक है, पहले सरफाइसी में क्या होता था कि आप जैसे लोन ले रहे हो, कुछ भी चीज़ मॉर्टगेज रख के, कोई आपका एसेट है, प्रॉपर्टी है ना, उसके पेपर्स, लैंड है मान लीजिए, उस लैंड के पेपर्स को ले जाके आप बैंक में जमा किए, उसके एवज में आपने लोन लिया। तो सरफाइसी के पहले क्या होता था कि आपको बैंक, अगर आप पैसा पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो बैंक क्या करेगी, बैंक जाएगी कोर्ट के पास कि इस बंदे ने मेरा पैसा नहीं लौटाया है, तो अब हमारे को इसका जो पेपर्स है, इसकी जो ज़मीन है उसको हमारे को बेचना है। ठीक है, तो कोर्ट का प्रोसीडिंग बहुत लंबा चलता है। उसको बाईपास करने के लिए सरफाइसी एक्ट लाई थी गवर्नमेंट कि कोर्ट जाना ना पड़े, जो हमारे पास प्रॉपर्टी है एज अ मॉर्टगेज या फिर हाइपोथिकेटेड प्रॉपर्टी है, उसको हम अपने खुद से उसको बेच सकें और अपना पैसा निकाल सके उससे। ठीक है, ये हो गया सरफाइसी एक्ट। गवर्नमेंट में लिमिटेशन की एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर, लैंड से नीचे है। हाँ, एग्रीकल्चरल लैंड के लिए नहीं बेच सकती थी। ठीक है, तो ये हो गया। और केवल सेक्योर्ड लोन्स के लिए ही, अनसेक्योर्ड लोन्स के लिए नहीं था, केवल सेक्योर्ड लोन्स के लिए था। मतलब आप किसी चीज़ को मॉर्टगेज रखा हो, उसके बेसिस पे जो लोन लिए उसी के ऊपर सरफाइसी एक्ट लागू होगा। ठीक, आईबीसी भी वैसा ही है। आपके आईबीसी क्या कर रहा है कि एडजुडिकेशन कर रहा है कोर्ट से बाहर, कि आपको कोर्ट जाना ना पड़े और आपका जो भी रिजोल्यूशन या रिकंस्ट्रक्शन है एसेट का, वो बाहर के बाहर हो जाए। ठीक है, सरफाइसी के अंदर एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनीज भी लाया गया था। ठीक, तो ये भी आप लोग इसको देखिएगा घर में, आईबीसी। अब उसके बाद आगे क्या, रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट। ठीक है, रियल एस्टेट सेक्टर में जो भी एग्रीमेंट हो रहा है बिल्डर और बायर के बीच में, उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए कि उससे बहुत ज़्यादा लिटिगेशन मत हो, है ना, बहुत ज़्यादा ग्रीवेंसेस मत हो, दोनों तरफ से, बिल्डर की तरफ से भी और बायर्स की तरफ से भी बहुत ज़्यादा लिटिगेशन मत हो करके रेरा लाया गया। ठीक है, इसको भी आप लोग घर में देखिएगा। क्या है रेरा का ऑब्जेक्टिव, ट्रांजैक्शंस जो है वो ट्रांसपेरेंट हो, रियल एस्टेट का रजिस्ट्रेशन, ब्रोकर और एजेंट्स का रजिस्ट्रेशन रेरा के अंतर्गत, और स्पीडी रिट्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स, और इसमें भी सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। ठीक है, आईबीसी का क्या है ऑब्जेक्टिव, एग्जिट मैकेनिज्म फॉर ऑनेस्ट बिजनेस फेलियर्स, जो ईमानदारी से बिजनेस करने के बाद भी फेल हुआ है उनको एक एग्जिट मैकेनिज्म प्रोवाइड करना। इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को आईबीसी के अंतर्गत लाया गया। स्ट्रेस्ड एसेट से कैपिटल जितने जल्दी रिलीज होकर वापस इकोनॉमी में आ सके, इसका प्रोविजन किया गया है ना। अगर मान लीजिए कि आपका बिजनेस था, डिलीवरी बिजनेस था, आप एक छोटा हाथी खरीदे थे, ठीक है, आप जब तक कि आपका डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो रहा है तब तक के बैंक क्या है, उस छोटा हाथी को बेच नहीं सकती, वो क्या है, खड़े रहेगा, ना आप यूज कर पा रहे हो ना बैंक यूज कर पा रहे हो। तो वो क्या है, आपका एसेट जो है वो फंस गया है, वहाँ पे कैपिटल जो लगाया वो कैपिटल वो फंसा हुआ है। तो उसका जल्दी से रिजोल्यूशन अगर हो जाए, उससे पैसा निकल जाए, तो उस पैसे को वापस से बैंक फिर से लोन देने में यूज कर सकती है। या फिर अगर आपका रिस्ट्रक्चरिंग हो गया तो फिर से बिजनेस ओनर उस व्हीकल को यूज कर सकता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल है कि कैसे कैपिटल फंसे रहता है, उसको कैसे रिलीज करना, जितने जल्दी रिलीज करेंगे उतने जल्दी वापस से कैपिटल इकोनॉमी में आएगा और वापस से इन्वेस्ट होकर फिर से इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाएगा कैपिटल। ठीक है,
उसके बाद कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस लाया गया। ये हो गया आईबीसी और रेरा। नेक्स्ट है criminalization of minor economic offenses under the Companies Act of 2013। मतलब माइनर इकोनॉमिक ऑफेंसेस, छोटा छोटा जो आपसे आप बिजनेस कर रहे हो और आप मान लो किसी रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर पाए उसमें, तो उसको डीक्रिमिनलाइज किए, अब उसको केवल सिविल लाइबिलिटी बना दिया गया। ठीक है, आपके ऊपर आपको जेल भेजने का काम नहीं किया जाएगा, आपके ऊपर आईपीसी की कोई धारा नहीं लगेगी। तो उससे क्या है, लोगों को रिस्क लेने में डर नहीं लगेगा। ठीक है, यही है डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ माइनर इकोनॉमिक ऑफेंसेस। उसके बाद डूइंग अवे विद 25,000 अननेसेसरी कंप्लायंसेस। ठीक है, कंप्लाई करना पड़ता है, बहुत सारे नियम कानून होते हैं गवर्नमेंट के जिनके साथ में बिजनेसेस को कंप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे अननेसेसरी टाइप के कंप्लायंसेस जो थे उनको हटा दिए गवर्नमेंट। ठीक है, रिपीलिंग मोर देन 1400 आर्काइक लॉस, मतलब पुराने अंग्रेजों के टाइम से चले आ रहे जो नियम थे, जो आज के टाइम पे बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है ना, पुराने नियम, क्योंकि इकोनॉमी पूरी की पूरी बहुत चेंजेस हुए हैं इकोनॉमी में इन 75 वर्षों में। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पुराने लॉज हैं जो आज के टाइम पे बिल्कुल भी जिनका कोई महत्व नहीं है, उन सब को हटा दिया गया। ठीक, एबॉलिशिंग द एंजल टैक्स। एंजल टैक्स क्या होता है? हाँ, एंजल इन्वेस्टमेंट मतलब आपका अगर कोई स्टार्टअप है उसमें अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको एंजल इन्वेस्टर बोला जाता है। ठीक है, तो एंजल इन्वेस्टमेंट बिजनेसेस को ग्रो करवाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। अभी जो आप लोग ये देखते हो ना शार्क टैंक्स, है ना, शार्क टैंक्स में जाते हैं अपना अश्लील ग्रोवर तो शार्क टैंक्स में जाते हैं, वहाँ पे पिच करते हैं अपना आइडिया और कोशिश करते हैं कि वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ले आए उनसे, है ना। तो ठीक वैसे ही एंजल इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं। तो एंजल टैक्स को अगर एबॉलिश कर दिए तो अब उस इन्वेस्टमेंट में आपका कोई टैक्स नहीं लगने वाला है, तो एंजल इन्वेस्टर्स भी जितने ज़्यादा स्टार्टअप्स होंगे उतने ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे उनमें। क्लियर है? Removing retrospective taxation on offshore indirect transfer of assets located in India। अभी वो वोडाफोन वाला केस आप लोग पढ़े थे क्या कुछ वर्षों पहले? सुप्रीम कोर्ट जो बहुत ज़्यादा पेनल्टी लगाया था, वोडाफोन का केस था एक, तो उसमें यही था ऑफशोर इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। मतलब एक कंपनी जिसका एसेट अगर इंडिया में है, ठीक है, और वो कंपनी किसी और को बेच के चली गई, ठीक है, तो वो क्या है, इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया। मतलब यहाँ में इंडिया में जो एसेट था जिस कंपनी का, वो दूसरी कंपनी को बेच दी, तो वो क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया। ठीक, अब उसमें रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को हटा दिया गया। मतलब अगर आप गिल्टी प्रूव हुए हो, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई लॉ लाया गया, मान लो 2015 है ना, और आप ये काम किए थे 2005 में, 2005 में, 10 साल पहले, तो गवर्नमेंट आपके ऊपर कि आप पहले कर चुके हो और बाद में लॉ बनाए उसके बाद भी आपके ऊपर पेनल्टी नहीं ठोक सकती। ठीक है, इसी को बोला जाता है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। क्लियर है? तो लॉ आने के बाद से ही अगर ऑफशोर ट्रांसफर हो रहे हैं, इनडायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है एसेट्स का, ठीक, तभी आपके ऊपर टैक्सेशन लगेगा। उससे पहले जितने ट्रांसफर हुए होंगे उनके ऊपर कोई टैक्सेशन नहीं लगेगा। ठीक, रिड्यूसिंग कॉर्पोरेट टैक्सेस लास्ट ईयर 2021 में शायद कॉर्पोरेट टैक्स को रिड्यूस किया गया था, या 22 में, 21 है कि 22 में कॉर्पोरेट टैक्स को रिड्यूस किया गया था। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स को रिड्यूस करने का मतलब क्या था कि जो पैसा डायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू आ रहा है गवर्नमेंट के पास, कॉर्पोरेट टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स,
तो वहां पे ना लेके अगर उनके प्रॉफिट से अगर टैक्स लिया जाए, अगर वो जो सेल कर रहे हैं उससे टैक्स लिया जाए, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। समझ में आया? डायरेक्ट टैक्स ना लेके गवर्नमेंट का मोटिव था कि प्रोडक्शन बढ़े, तो उससे इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से कंपनसेट हो जाए। तो इसीलिए कॉर्पोरेट टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसको रिड्यूस कर दी गवर्नमेंट, ताकि बिजनेसेस को ज्यादा प्रॉफिट हो और ज्यादा ग्रो कर पाए। क्लियर? एग्जेम्पशन ऑफ सॉवरेन वेल्थ फंड्स एंड पेंशन फंड्स फ्रॉम टैक्सेस। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करने के लिए कि जैसे ये वाला है पेंशन फंड्स, तो लोग क्या है कि जैसे आप जॉब करना स्टार्ट किए तब से आप अपने पेंशन के लिए सेव करना चालू कर दिए, तो जब आपका रिटायरमेंट का टाइम आएगा उस समय जब आप अपना सेविंग विड्रॉ करोगे तो उस समय आपके ऊपर टैक्स लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया पेंशन फंड का के ऊपर टैक्स। तो उससे क्या होगा, ये एक तरीके से डिस्करेज करता है आपको सेव करने से, है ना? तो ऐसे जो भी डिस्करेजिंग, आपको जो भी इन्वेस्ट या सेव करने से डिस्करेज करने वाली चीजें, उससे एग्जेम्पशन ऑफ सॉवरेन वेल्थ फंड्स और पेंशन फंड्स फ्रॉम टैक्सेस, इसको हटा दिया गया टैक्स उसमें से। क्लियर है? Removing the dividend distribution tax have reduced the tax burden on individuals and businesses. ठीक है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्या होता है? डिविडेंड्स मतलब समझते हैं, आप अगर किसी कंपनी का इक्विटी बाई कर रहे हो, ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, अपने प्रॉफिट्स को शेयर करती है, उसी को जो बोला जाता है उसको डिविडेंड्स बोला जाता है ना? आप इक्विटी, जैसे आप मान लो लोन दिए हो किसी को, तो आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, है ना? बॉन्ड खरीदे हो तो उसमें कूपन रेट मिलेगा, वो भी एक टाइप का इंटरेस्ट है। बट अगर आप इक्विटी खरीद रहे हो, शेयर्स खरीद रहे हो आप किसी कंपनी के, तब आपको क्या मिलेगा, कंपनी की तरफ से डिविडेंड मिलता है। ठीक है, तो ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को भी हटा दिया गया है ताकि इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस को प्रॉफिट। क्लियर है? फेसलेस असेसमेंट एंड अपील सिस्टम्स। अभी फेसलेस असेसमेंट एंड अपील सिस्टम में क्या है, लास्ट क्लास में बताया था क्या थोड़ा सा, कि अगर आपका, हाँ, अगर पहले क्या होता था कि अगर आप यहाँ के रेसिडेंट हो तो यहाँ के सबसे नियरेस्ट इनकम टैक्स ऑफिस में अगर आपका कोई केस है तो आपका रिजॉल्व यही नियरेस्ट इनकम टैक्स ऑफिस में हो। ठीक है, तो वैसे में क्या होता था कि ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन में वो ब्राइब लेने वाला सिस्टम का पॉसिबिलिटी या चांसेस ज़्यादा रहता था कि आपका केस रिजॉल्व करने के लिए हो सकता है कि कोई ऑफिशियल वहाँ का आपसे ब्राइब डिमांड करे। ठीक है, तो उस चीज़ को हटाने के लिए क्या किया गया है कि अब ऑल ओवर इंडिया के केसेस कहीं भी किसी भी ऑफिस में रैंडमली एलोकेट हो सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है, ठीक है, उसको पता भी नहीं चलेगा कि वो किसका केस रिजॉल्व कर रहा है। ये हो गया फेसलेस असेसमेंट। ठीक है, उनको नहीं पता चलेगा कि वो किसका केस रिजॉल्व कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर जब पता ही नहीं है कि किस आदमी का केस, तो काम तो होगा लेकिन आपसे ब्राइब की डिमांड नहीं होगी फिर। ठीक है, यही है फेसलेस असेसमेंट एंड अपील सिस्टम। क्लियर? मल्टीपल कंसिस्टेंसी चेक्स पॉसिबल विद इंटीग्रेटेड डिजिटल सिस्टम रिड्यूस टैक्स इवेजन। ठीक, अब क्या हो रहा है कि जीएसटी फाइलिंग से आपका इनकम टैक्स भी इंप्रूव हो रहा है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को इनकम का भी एक रफ आइडिया मिल जाता है। जीएसटी फाइलिंग से इनकम का भी एक रफ आइडिया गवर्नमेंट को मिल रहा है ना? तो अब जब गवर्नमेंट को इनकम पता चल रही है तो उनको पता चल जा रहा है कि ये इस स्लैब में आ रहा है ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल, तो उससे डायरेक्ट इनकम टैक्स जो है वो भी इंक्रीज होना चालू हो गया है। किससे? जीएसटी पोर्टल। इनडायरेक्ट टैक्स के कारण डायरेक्ट टैक्सेस में भी इंप्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, राइजिंग एवरेज मंथली ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन। फाइनेंशियल ईयर 18 से लेके फाइनेंशियल ईयर 23 के बीच में
मंथली मासिक जीएसटी कलेक्शन कितना बढ़ा है, इसको ये ग्राफ दर्शा रहा है। ठीक है, अब देखिए फाइनेंशियल ईयर 18 में 0.90 लाख करोड़ रुपीस मंथली कलेक्शन हुआ करता था। ठीक है, एवरेज कितना, 1 करोड़ से भी कम मंथली। उसके बाद से देखिए यहाँ पे डिप हुआ है थोड़ा सा, ये भी एक ट्रेंड ध्यान रखिएगा ना। फाइनेंशियल ईयर 21 में थोड़ा सा डिप हुआ है एवरेज, अदरवाइज अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री ही फॉलो कर रहा है। और फाइनेंशियल ईयर 23 में अभी अपने को एक लास्ट चैप्टर में अपन एक ग्राफ भी देखे थे कि जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है तो जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ रहा है ना। उसी से हमारे को ये पता चला कि हाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है, बिजनेसेस बढ़े हैं। तो फाइनेंशियल 23 में एवरेज मंथली जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ, 1.49 लाख करोड़। ठीक, लगभग 1.5 लाख करोड़ पर मंथ। तो ये नया हाईएस्ट मार्क है। क्लियर? मतलब जब जीएसटी लाया गया तो उस समय बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, जीएसटी आने के कारण बिजनेसेस को बहुत प्रॉब्लम हुई है ना। ट्रांजिशन, पिछला वैल्यू एडेड टैक्स से इस टैक्स में ट्रांजिशन होने में प्रॉब्लम हो रही है, बिजनेस को बहुत लॉस हो रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे जब अच्छे से इम्प्लीमेंट होते गया, गवर्नमेंट भी उसको स्ट्रीमलाइन करते गई, तो अभी देखिए जीएसटी कलेक्शन बहुत अच्छा इंक्रीज हो गया। हाँ, अब उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर क्या आ जाता है, प्राइवेट सेक्टर एज को पार्टनर इन डेवलपमेंट। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को इम्पीटस प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट कौन कौन से रिफॉर्म्स लेके आई है, कौन कौन से स्कीम्स इंप्लीमेंट की है, ठीक, प्राइवेट सेक्टर को पुश करने के लिए। ठीक है, पहला डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट अपने शेयर्स को सेल करते जाती है। तो क्या हो रहा है, सेल कर रही है, इसका मतलब कोई प्राइवेट सेक्टर वाला ही खरीद रहा है उस, तो वो इन्वॉल्व हो रहा है इकोनॉमी में, इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा है प्राइवेट सेक्टर, तो डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयर इंडिया। प्राइवेटाइजेशन से क्या होता है, improved labor productivity and overall efficiency of the PSU disinvested during 1990 to 2050। ठीक है, आपको ये चीज मालूम है कि पहले 1991 से पहले मेजरली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ही हुआ करते थे। ठीक है, जिसमें से मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो थे वो लॉस में थे। क्यों? क्योंकि लेबर एफिशिएंट नहीं था, आप सैलरी फिक्स्ड कर दिए हो, ठीक है, और उसको सुपरवाइज करने वाला कोई नहीं है उसके ऊपर में, कि टारगेट्स नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में टारगेट्स रहते हैं ना, वो टारगेट को फुलफिल करना रहता है ना। तो वैसा कोई टारगेट नहीं होता था पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में, तो लेबर प्रोडक्टिविटी जो थी वो बहुत खराब थी। उसी चीज को जब प्राइवेटाइज कर दिए तो लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि अब सुपरवाइज करने वाला है। ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ पीएसयूज वो भी बढ़ी प्राइवेटाइजेशन से। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या हुआ, डिसइन्वेस्टमेंट। दूसरा स्टेप क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन। तीसरा है न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी फॉर आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, अभी गवर्नमेंट का प्लान ये है कि केवल की स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में ही पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस रहेंगे, बाकी सारों को प्राइवेटाइज किया जाएगा या फिर डिसइन्वेस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत नया पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी लेके आई है गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें से अब आप लोग देख लेना कि कौन कौन से की स्ट्रेटेजिक पीएसयूज हैं जिनका डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, प्राइवेटाइज नहीं करेगी। उसके अलावा जितने बचेंगे सबको गवर्नमेंट का प्लान है कि सबको डिसइन्वेस्ट करेंगे या फिर प्राइवेटाइज करेंगे। ठीक है, एक स्टेप हो सकता है कैपिटलिस्ट स्टेप, हाँ ऑलमोस्ट नहीं, पूरा पूरा तो नहीं करेंगे, वो रहेगी मिक्स्ड इकोनॉमी, बट उसमें प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में ही काम करेगी। जैसे आपका हो गया हेल्थ सेक्टर, जैसे हो गया एजुकेशन सेक्टर। ठीक है, एजुकेशन और हेल्थ ऐसे सेक्टर्स है जिसमें प्रॉफिट मोटिव नहीं आना चाहिए।
अदरवाइज क्या होगा कि सिर्फ अमीर लोगों के बच्चे ही अच्छे स्कूल्स में पढ़ पाएंगे। अगर गवर्नमेंट ये सर्विसेज प्रोवाइड ना करे तो केवल अमीर लोगों का ही इलाज हो पाएगा और अमीर लोगों के ही बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल पाएगी। इसीलिए इन सेक्टर्स में गवर्नमेंट का प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ताकि ये जो सर्विसेज हैं ये सबको इक्वली प्रोवाइड होना चाहिए। एजुकेशन सबको बराबरी से मिलना चाहिए, अच्छा एजुकेशन, ठीक है। अभी अपनी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा काम कर रही है एजुकेशन में। सेजेस स्वामी आत्मानंद स्कूल गवर्नमेंट, ये डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर में आते हैं, तो इनका मॉनिटर बहुत अच्छे से किया जा रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं सेजेस। तो एजुकेशन और हेल्थ ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जिसमें गवर्नमेंट का प्रेजेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए टोटली कैपिटलिस्टिक टाइप ऑफ इकोनॉमी इंडिया नहीं बन पाएगा। अभी जो भी हमारे पास पॉलिसीज हैं उनके हिसाब से टोटली कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी नहीं बन पाएगा इंडिया। क्यों? क्योंकि वेलफेयर स्कीम्स चलेंगी जो अपना टीपीएसपी में भी प्रोवाइड किया गया कि इंडिया विल बी अ वेलफेयर स्टेट। तो वेलफेयर स्कीम्स तो गवर्नमेंट की चलती रहेंगी, ठीक, किन के लिए, जैसे पुअर लोग हैं, ठीक है, उसके अलावा दिव्यांग हैं, स्पेशली एबल्ड वुमेन और चाइल्ड, ठीक, और भी ऐसे जो थोड़ा सा वंचित वर्ग जिनको बोला जाता है उनके लिए गवर्नमेंट काम करती रहेगी, ठीक है। तो जब तक कि वेलफेयर स्कीम्स रहेंगी तब तक कैपिटलिस्टिक नहीं रहेगी। सर लेकिन माइनिंग और ये सब इंडस्ट्रियल एरिया में अगर वो प्राइवेटाइज हो जाएंगे तो कंपटीशन के लिए ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं करेगी गवर्नमेंट। उसके लिए रेगुलेटरी मैकेनिज्म है गवर्नमेंट के पास में। पहले गवर्नमेंट का क्या था कि हम ही उसको माइन भी करेंगे और हम खुद भी बेचेंगे, हम उसको प्रोसेस भी करेंगे और हम बेचेंगे, ठीक है। लेकिन अभी अपने को धीरे धीरे क्या समझ में आ रहा है कि ये सारी जो एक्टिविटीज है, माइनिंग करना, प्रोसेस करना, उसको मार्केट करना, उसको सेल करना, ये प्राइवेट सेक्टर ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकता है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को ये चीज समझ में आ गई कि हमारा इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे जरूरी नहीं है। हमारा इन्वॉल्वमेंट कहाँ पे, केवल और केवल कहाँ पे जरूरी है कि हम बैठ के केवल सुपरवाइज करें कि ये ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहे, है ना। तो गवर्नमेंट अपने आप को वहीं तक के लिमिटेड रखेगी जहां पे उनकी जरूरत है, जहां पे इंपॉर्टेंट है उनका प्रेजेंस। जो जिस जगह पे प्राइवेट सेक्टर ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट, वहां पे गवर्नमेंट रहने का कोई मतलब नहीं। क्लियर है? रेलवे से प्राइवेटाइज करेगी गवर्नमेंट तो उसके प्राइसेस भी तो बढ़ रहे हैं, तो नहीं पेइंग कैपेसिटी भी बढ़ रही है लोगों की, ठीक है। तो उसके लिए डिफरेंशियल प्राइसिंग रखा जाएगा। जैसे आज आपके एक जनरल बोगी होती है, एक रिजर्वेशन में आपका सेकंड क्लास होता है, फिर उसके बाद थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, है ना। तो उस हिसाब से डिफरेंशियल प्राइसिंग से हर एक आदमी को टारगेट कर लेगा। जो थोड़ा पुअर है वो जनरल कैटेगरी में ट्रैवल करेगा, उससे थोड़ा सा परचेजिंग पावर किसी की ज़्यादा है, मिडिल इनकम ग्रुप वाले, तो वो थर्ड एसी सेकंड एसी ऑप्ट करेंगे, और जो अपर मिडिल क्लास वाले हैं फर्स्ट एसी ऑप्ट करेंगे, और फिर जो हाई क्लास वाले वो लोग एयरपोर्ट आएंगे, ठीक है। तो डिफरेंशियल प्राइसिंग मैकेनिज्म से गवर्नमेंट सबको केटर करेगी। प्राइवेटाइज हो जाएगा तो कंपटीशन भी बढ़ेगा ना। आप ये भी ध्यान रखो कि अगर प्राइवेटाइज हुआ रेलवे तो कंपटीशन भी बढ़ेगा। हो सकता है कि 4-5 ट्रेन एक साथ चल रही हैं, एक रिलायंस की चल रही है, एक अडानी ग्रुप की चल रही है, एक आदित्य बिरला ग्रुप की ट्रेन चल रही है, तो उसमें क्या होगा कि कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग भी होगी अनटिल एंड अनलेस कार्टेल फॉर्म ना कर लें उन लोग, तो कंपटीशन से प्राइस भी रिड्यूस होगा, है ना। तो कंपटीशन जहाँ पे आएगा वहाँ पे कस्टमर को बेनिफिट होगा, ये याद रखना हमेशा। मैं बताया अभी तो लास्ट क्लास, जिस जगह पे कंपटीशन आया वहाँ पे कस्टमर को बेनिफिट मिलेगा कंपटीशन का, ठीक है। सेक्टर स्पेसिफिक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। अब ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में चर्चा कर चुके हैं इससे पहले भी,
कि सेक्टर स्पेसिफिक स्कीम्स लाई गई थी। आप इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन जैसे जैसे कर रहे हैं तो आपको इस स्कीम का बेनिफिट मिलता जाएगा, है ना। मान लो आप 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन किए तो आपको इतना मिलेगा। अगर आप 20,000 का कर लिए तो थोड़ा सा उससे ज़्यादा मिलेगा। 30,000 का किए तो उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। तो जितना आप प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे, ये किसको, प्रोडक्शन को आप बढ़ाएंगे तो उतना ही आपको इंसेंटिव मिलते जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक, तो ये स्पेसिफिक सेक्टर मतलब आपका सबसे पहले तो मोबाइल फोन्स का प्रोडक्शन, मोबाइल फोन्स के मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना चाह रही है यहाँ पे इंडिया में। इसके बाद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जो भी डिवाइसेस आपके मेडिकल फील्ड में यूज होते हैं उनका इंडिजिनस प्रोडक्शन को प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट। तो ऐसे बहुत सारे अभी पीएलआई स्कीम के अंतर्गत ही बहुत सारे सेक्टर्स को बढ़ा दिए गवर्नमेंट। ठीक है, तो उन सब सेक्टर्स को आप देखिएगा, जितने भी सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाह रही है गवर्नमेंट। पहले पीएलआई केवल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट हुआ था ना, मोबाइल फोन्स का मैन्युफैक्चरिंग को ही प्रमोट करना चाह रही थी गवर्नमेंट। बट अब उसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर्स हो गए हैं जहाँ पे गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन को प्रमोट करना चाह रही है। उसके बाद मोस्ट सेक्टर्स हैव नाउ बीन ओपनड अप फॉर 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अंडर ऑटोमेटिक रूट। ठीक है, बिना किसी अप्रूवल के कई सेक्टर में 100% एफडीआई के साथ में कोई भी एंटर कर सकता है इंडियन मार्केट में। ठीक है, तो इससे क्या होगा, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल इनफ्लो बढ़ेगा इंडिया में। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल का मतलब है जो आपका दो कौन सा अकाउंट पढ़े थे बैलेंस ऑफ पेमेंट में, एक चालू खाता एक पूंजी खाता, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट। ठीक, तो एफडीआई सारे कहाँ जाते हैं, कैपिटल अकाउंट में। तो एफडीआई नॉन डेट क्रिएटिंग क्यों है, क्योंकि सिटीजन्स पे रीपे करने की लायबिलिटी नहीं है। मतलब अगर कोई एफडीआई लेके आ रहा है इंडिया में तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि उसको वापस करें हम। ठीक है, वो अपना यहाँ पे कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएं, यहाँ से अपना प्रोडक्शन करें और प्रॉफिट कमाएं और अपना पैसा कमाएं। ठीक, उससे हमारे को कोई मतलब नहीं है। हमारे को बस, हमारे को इतना मालूम है कि हमारे को वो जो एफडीआई लेके आए हैं उसको रीपे नहीं करना है। तो एफडीआई से नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल इनफ्लो इंडिया में बढ़ता है। ठीक, इसीलिए गवर्नमेंट बहुत सारे सेक्टर्स में 100% एफडीआई के साथ ऑटोमेटिक रूप में अप्रूव करने दे दी है। ठीक है, नई नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी भी लेके आई है गवर्नमेंट। फिर ओपनिंग द स्ट्रेटेजिक सेक्टर सच एज डिफेंस, माइनिंग एंड स्पेस फॉर द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, धीरे धीरे करके ये जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं, अभी डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए हम पूरा लगभग ऑलमोस्ट इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है। एक, हाँ, रशिया हो गया, इजराइल हो गया, ये दो मेजर प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंडेंट है डिफेंस इक्विपमेंट्स की इंपोर्ट्स की। मतलब बहुत छोटा छोटा सामान भी इंपोर्ट होके आता है इंडिया में डिफेंस का। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इन सब सेक्टर्स को ओपन अप कर रही है गवर्नमेंट ताकि इंडिजिनस प्रोडक्शन को प्रमोट कर पाए। इसमें डिफेंस, माइनिंग और स्पेस। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ठीक है, ये वाली भी स्कीम माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए लाई गई थी। ठीक, कि आप बिना कोलेटरल के क्या कर रही है, जो भी पार्टनर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, पार्टनर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस मतलब बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। ठीक, गवर्नमेंट क्या बोली कि मैं गारंटी दूंगी अगर ये रीपे नहीं कर पाए तो उस स्थिति में जितना इनका पेमेंट बाकी रहेगा, बकाया रहेगा, वो मैं पे करूँगा। तो एक तरीके से बैंकिंग सेक्टर गवर्नमेंट एश्योर की कि आप इनको लोन देने में कमी मत करो, आप जितना क्रेडिट दे सकते हो आप दो, बाकी बात का देखने के लिए मैं हूँ। तो वही है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। गवर्नमेंट ऐसा गारंटर खड़ी है, अगर मान लो कोई भी एमएसएमई रीपे नहीं कर पा रहा है, उस स्थिति में गवर्नमेंट
उस लोन को टेक ओवर करेगी और बैंक को उनका पैसा गवर्नमेंट लौटाएगी। ठीक है, तो इसीलिए एमएसएमईज में क्रेडिट ग्रोथ जो है वो अच्छा देखने को मिला था। ठीक है, और एमएसएमईज का जो टैक्स कलेक्शन है वो भी ग्रो हुआ है। दैट मीन्स एमएसएमईज भी प्रॉफिटेबल हुए हैं स्कीम से। क्लियर है? ये इमरजेंसी ECLGS जिसको बोलते हैं, ये लॉकडाउन के टाइम पे लाया गया था। ठीक है, एमएसएमईज को हेल्प करना। रिवीजन इन द डेफिनेशन ऑफ एमएसएमईज अंडर द एम्बिट ऑफ आत्मनिर्भर भारत। ठीक, आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर में जो जिस बेसिस पे क्लासिफाई करते थे ना माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को, उसको उसके डेफिनेशन को रिवाइज कर दिए वहाँ। ठीक है, बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ TREDS टू एड्रेस द डिलेड पेमेंट्स फॉर MSMEs। अब ये TREDS होमवर्क दिया था, क्या होता है? जैसे कि एग्जांपल सिस्टम फुल फॉर्म याद नहीं है, जैसे एग्जांपल दे दो। हाँ बताइए। कि मैंने कोई फ्रिज खरीदा या टीवी खरीदा तो वो एक बिल जनरेट होता है, तो वो बिल उन बैंक को दे देंगे और बैंक हमारे बिहाफ पर उसको पे कर देंगे। और वो जो बिल रहेगा उस बिल को फिर बैंक बाद में जो परचेसर है उससे वसूल कर लेगा जब उसके पास वो पैसे अवेलेबल। ठीक है, ये है ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। ठीक, दो पार्टीज होते हैं, एक होता है बायर, एक होता है सेलर। ठीक, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को के लिए आप अप्लाई किए हो, है ना, तो उसमें टेंडर वाला जो सिस्टम होता है, टेंडर वाला सिस्टम आप लोग जानते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट अगर करना है तो उसके लिए टेंडर्स मंगवाए जाते हैं, तो उसमें सबसे कम अमाउंट पे जो बिड करता है उसको प्रोवाइड कर दिया जाता है वो टेंडर। मालूम है ये सिस्टम? मालूम है? तो आप काम कर दिए गवर्नमेंट का, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट का बिल जो है ना वो तुरंत पास नहीं होता है। आप पूरा काम करके दे दिए हो गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट अप्रूव भी कर दी है कि हाँ काम सही हुआ है, आपको इतना पेमेंट मिलेगा, लेकिन आपका पेमेंट को आने में लगभग 6 महीना 8 महीना लग सकता है। तो उस समय के लिए आपके पास एक गवर्नमेंट का वो रहेगा, बिल रहेगा कि मैंने इतना काम करके दिया है गवर्नमेंट को, लेकिन मेरा पैसा 6 से 8 महीना लगेगा आने में। तो आप उस बिल को लेके जा सकते हो बैंक के पास में, और उस बिल को बैंक अपने पास रख के आपको उस अमाउंट का कुछ परसेंटेज आपको पैसा दे दे कि आप अपना बिजनेस को कंटिन्यू करो। क्यों? क्योंकि आपका पैसा फंसा हुआ है और आप दूसरा टेंडर नहीं ले सकते अनटिल एंड अनलेस आपका पैसा वहां से डिसबर्स हो जाए। ठीक है, तो आप वो बिल को लेके जाओगे। क्यों? क्योंकि बैंक को मालूम है कि 8 महीने बाद ये पैसा मिलना ही मिलना है। ठीक, लेकिन क्या है कैच? TREDS स्कीम जो है ना, ये केवल बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर के बिल्स, गवर्नमेंट के बिल्स और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के बिल्स को ही अप्रूव करेगी। छोटे बिजनेसेस हैं जो, उनके बिल्स को इसमें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। किसके किसके? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, बड़े कॉर्पोरेट्स, इनके ही बिल्स को एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, अगर बायर से सेलर हो रहा है तो उसको फैक्टरिंग बोला जाएगा, और सेलर टू बायर अगर जा रहा है ना, उसको बोला जाएगा रिवर्स फैक्टरिंग। कई बार ऐसा भी होता है ना कि आप एडवांस पेमेंट कर दिए हो बट वो सामान को आने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप जो सामान का एडवांस पेमेंट कर चुके हो उसका भी आप दिखा के कि हाँ मैंने एडवांस पेमेंट कर चुका है इसका, लेकिन सामान को आने में टाइम लगेगा। जब तक कि सामान नहीं आ जाता, और मेरा मान लो एक मशीन है आपके मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है, उस चीज़ का आपको प्रोडक्शन करना है, उसके लिए मशीन आप मंगवाए हो, उस मशीन को आने में हो सकता है कि 6-8 महीना लगे, तो आप उसका एडवांस पेमेंट कर चुके हो। उस बीच में आपको दूसरे कुछ काम करने के लिए अगर पैसों की आवश्यकता है तो आप अपना एडवांस पेमेंट का रिसिप्ट ले जाके जमा कर सकते हो और उसके एवज में पैसा ले सकते हो। ठीक है,
तो ये क्या है, बिजनेस में बहुत ज़्यादा जो पैसे की कमी होती है लोगों को केवल बिल पास नहीं होने के कारण, उसको दूर करने के लिए TREDS लाया गया। क्या है? ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। क्लियर? द इंक्लूजन ऑफ रिटेल एंड होलसेल ट्रेड्स एज MSMEs। ठीक है, रिटेल और होलसेल ट्रेड को भी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंतर्गत ला दिया गया है। ठीक, हाँ NBFCs भी है। MSME पे करने के लिए NBFCs भी पे कर सकते हैं। एक बार चेक और कर लेंगे एक बार, है ना, बट मेरे जानकारी के हिसाब से NBFCs भी लेंड कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, द एक्सटेंशन ऑफ नॉन टैक्स बेनिफिट फॉर 3 years in case of an upward change in status of MSMEs। अब जैसे कोई भी माइक्रो एंटरप्राइज मीडियम स्मॉल एंटरप्राइज में जा रही है, या फिर स्मॉल एंटरप्राइज मीडियम एंटरप्राइज में जा रही है ना, जब उसका टर्नओवर बढ़ गया, है ना, या फिर इन्वेस्टेड अमाउंट बढ़ गया, तो उस चीज के लिए नॉन टैक्स बेनिफिट्स जो है 3 साल के लिए दिया जाएगा। ठीक है, टैक्स को छोड़ के और दूसरे जो बेनिफिट्स हैं, मतलब अगर आप आज माइक्रो से स्मॉल में आ गए, तो टैक्स को छोड़ के बाकी जो नॉन टैक्स बेनिफिट्स है ना, वो 3 साल तक के आप माइक्रो एंटरप्राइज का उठा सकते हो, डिस्पाइट आप मीडियम में आ चुके हो या स्मॉल में आ चुके हो। ठीक है, समझ में आया पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट है onboarding GSTN as a financial information provided on the account aggregator platform will open up avenues for access to credit for MSMEs। ठीक है, अब GSTN पोर्टल में आपकी या MSMEs की जो भी इंफॉर्मेशन, अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क देखे थे जहां पे हर एंटिटी का फाइनेंशियल हिस्ट्री उसके पास रहेगा अकाउंट एग्रीगेटर के पास में, तो उसी फाइनेंशियल हिस्ट्री के बेसिस पे वो लोन डिसबर्स करेगा, क्रेडिट डिसबर्स करेगा। GSTN का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क को दिया जाएगा, ताकि MSMEs की फाइनेंशियल हिस्ट्री, फाइनेंशियल फुटप्रिंट उनके पास रहे, जिस बेसिस पे MSMEs को लोन प्रोवाइड किया जा सके। क्लियर है? ये है सारा प्राइवेट सेक्टर एज को पार्टनर इन डेवलपमेंट। ठीक, कैसे कैसे प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट, इसमें देखिए। Structural shift in gross foreign direct investment / GDP during 2014 to 15। FDI as a percentage of GDP कितना रहा, ये इसमें दिखाया है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2005 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2014 तक का। ठीक है, 2003 से लेके 2008 तक के बूम था इकोनॉमी में, उसके बाद से FDI इंक्रीज होना चालू हो गया। ठीक, उसके बाद 14 से लेके अब तक के फाइनेंशियल ईयर 2022 तक के जो FDI है वो एवरेज 2.6% है GDP का। ये 2005 से लेके 14 तक के एवरेज 2.2% ऑफ GDP था। अभी 2014 के बाद से 2022 तक के एवरेज 2.6% ऑफ GDP। ठीक है, दैट मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑन एन एवरेज लास्ट डिकेड से इस डिकेड में ग्रो हुआ है। ठीक, एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। ठीक है, 4 पैरामीटर्स जिन पे गवर्नमेंट काम कर रही है, देखें हम क्या था उसमें। ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, है ना, दूसरा क्या था, प्राइवेट सेक्टर एज को पार्टनर इन डेवलपमेंट, तीसरा क्या था,
अब वो प्राइवेट सेक्टर है, इसको पार्टनर इन डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, एक तीसरा पॉइंट और था पब्लिक गुड्स, इंक्रीजिंग पब्लिक गुड्स। ठीक है, और चौथा पॉइंट था एग्रीकल्चर, एनहेंसिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। तो ये चौथा पॉइंट है, एनहेंसिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। मतलब 2014 के बाद से कृषि क्षेत्र में गवर्नमेंट कौन कौन से रिफॉर्म्स लेके आई है और कौन कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट की है या स्कीम्स लेके आई है या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके एग्रीकल्चर को बेनिफिट की है। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहला स्कीम है सॉइल हेल्थ कार्ड्स। जानते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड्स के बारे में? पहले क्या होता था, गवर्नमेंट एनपीके फर्टिलाइजर्स को सब्सिडाइज करके रखी थी, है ना? हाँ, तो उसमें क्या होता था, सबसे ज़्यादा यूरिया मिलता था सस्ता, सबसे ज़्यादा सब्सिडी यूरिया में दी जाती थी। तो लोग ना बिना अपना सॉइल क्वालिटी को एसेस किए बिना, मतलब आपके सॉइल को किस चीज़ के, आपकी मृदा को किस चीज़ की आवश्यकता है उसको जाने बिना रैंडमली फर्टिलाइजर्स डालते रहते थे सॉइल में। मतलब जिस चीज़ की मृदा को आवश्यकता भी नहीं है उस फर्टिलाइजर को यूज किया जा रहा है। ठीक है, एक तो सब्सिडी बर्डन को कम करने के लिए और दूसरा जो सॉइल की क्वालिटी है उसको एनहेंस करने। कौन सी दो चीज? एक सब्सिडी बर्डन भी बहुत ज्यादा था गवर्नमेंट के ऊपर में, ठीक, उसको कम करना, और दूसरा सॉइल की जो क्वालिटी है ना उसको एनहेंस करना। आप अगर कंटिन्यूअसली यूरिया डाले जा रहे हो ना तो उससे डेजर्टिफिकेशन ऑफ सॉइल होता था, सॉइल की फर्टिलिटी कम होने लग जाती है। ठीक, इसीलिए क्या की गवर्नमेंट कि हर एक पर्टिकुलर फार्मर की फील्ड को, के मिट्टी को, मृदा को टेस्ट करना चालू किए। ठीक है, टेस्ट करने के बाद फार्मर को बताते थे कि आपके सॉइल को इस पर्टिकुलर फर्टिलाइजर की जरूरत है, इसकी नहीं है। तो हर एक फार्मर को अपना अपना सॉइल की क्वालिटी पता चली और उसी हिसाब से उसको फर्टिलाइजर डालने के लिए भी बताया गया। ठीक है, तो वही वाली स्कीम जो है उसको बोला जाता है सॉइल हेल्थ कार्ड, कि हर एक पर्टिकुलर फार्मर को उनके खेत की मिट्टी का हेल्थ के बारे में बता रहे थे, उनको क्या चीज की जरूरत है उसके बारे में उनको बताया जा रहा है, और उनको कितना फर्टिलाइजर और कौन सा फर्टिलाइजर सॉइल में डालना चाहिए, ये सॉइल हेल्थ कार्ड में होता है। ठीक है, फिर माइक्रो इरिगेशन फंड। माइक्रो इरिगेशन में आपके कौन कौन से इरिगेशन क्या आ जाते हैं? छोटा छोटा, जो आपका ये पंप होता है ना खेत में, हाँ बोरवेल्स, तो बोरवेल्स के डेवलपमेंट के लिए इसमें माइक्रो इरिगेशन फंड के अंतर्गत फंड्स प्रोवाइड किए गए। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी एक स्कीम चली थी सोलर पंप वाली, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं नाम, आप लोग देखना। ठीक है, तो ऐसे माइक्रो इरिगेशन फंड के अंतर्गत आपको फार्मर्स को बोरवेल्स के डेवलपमेंट के लिए फंड दिया गया। ठीक है, सब्सिडाइज रेट। कुसुम नहीं, कुसुम नहीं, सौर सूजला योजना, ऐसा कुछ नाम हो, सौर सूजला योजना। ठीक है, तो उसमें हाँ सोलर पैनल और पंप बोरवेल वाला ये प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, नीम कोटेड यूरिया बीच में लेके आई थी गवर्नमेंट। ठीक है, नीम कोटेड यूरिया का क्या था काम? जो यूरिया था उसको फैक्ट्रीज में यूज कर लेती थी, इसलिए उसके ऊपर नीम कोटिंग चढ़ा देती थी। हाँ, फैक्ट्रीज में और दूसरा चीज सॉइल में फर्टिलिटी यूरिया बहुत जल्दी घुल जाता था, तो उसके घुलने के प्रोसेस को स्लो डाउन किया नीम कोटिंग। ठीक है, तो वो क्या है, उसका जो धीरे धीरे उसका यूरिया घुलता था तो उसका बेनिफिट सॉइल को मिलता था। ठीक है, इसीलिए नीम कोटेड यूरिया लेके आई थी गवर्नमेंट। और उसके अलावा
ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग भी प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट, है ना। कौन सा एक ऐसा स्टेट है जो 100% ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर? सिक्किम। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारी स्कीम्स लेके आई है जिसके अंतर्गत ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रही है। 2019 के इकोनॉमिक सर्वे में बहुत बड़ा एक पोर्शन था एग्रीकल्चर सेक्टर में कि गवर्नमेंट जो नेचुरल फर्टिलाइजर है गोबर से बना हुआ उसको कैसे यूज़ करना है फार्मर्स के लिए, उसमें बहुत बड़ा एक पोर्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे स्कीम्स के थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रही है। फिर प्रमोशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक, और नेचुरल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नैम के बारे में चर्चा कर चुके हैं। एक प्लेटफॉर्म है जिसपे बायर्स और सेलर्स को एक साथ लेके आ रही है गवर्नमेंट। जो भी आपका प्रोड्यूस है उसको आप ऑनलाइन निगोशिएट कर सकते हैं कि मैं इतने में बेच रहा हूँ, आप कितने में खरीदोगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किसका रहेगा, मेरा या आपका। ठीक है, तो ये सारा चीज़ ई नैम में दिया गया। और एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, किसान रेल, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ये सबको आप देख लेना होमवर्क में। आप लोग लिख लो होमवर्क उसको। दिख रहा है? नहीं दिख रहा? हो गया? अब क्या रोड मैप था अपना? 1991 से 2003 तक के जो रिफॉर्म्स लाई उसका रिटर्न्स 2003 से लेके 2008 तक के देखने के लिए मिला। प्रतिफल जो भी रिफॉर्म्स 1991 से 2003 तक, तो वो 2003 से लेके 8 तक के बीच में अपने को देखने मिला। दूसरा क्या था, उसको कंपेयर की थी, ये थे इकोनॉमिक सर्वे कंपेयर कर रहे हैं उस फेज को और 2014 से लेके 22 वाले फेज को, है ना। और अब इकोनॉमिक सर्वे का बोलना है कि ये सारे जो रिफॉर्म्स 2014 से लेके गवर्नमेंट आई है उसका रिटर्न्स अब मिलना चालू होगा। तो वही स्लाइड में बताया गया है, रिटर्न्स टू द इकोनॉमिक एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आफ्टर 2014। ठीक है, शॉक्स दैट फेस्ड इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 2014 to 22, India's balance sheet stress, twin balance sheet syndrome वाला, caused by credit boom in previous years, India's non-financial private sector debt to GDP ratio, debt to GDP ratio क्या होता है? नॉन फाइनेंशियल सेक्टर मतलब ऐसे जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो क्रेडिट ले रहे हैं, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर हो गया, गवर्नमेंट हो गई और हाउस होल्ड हो गया, ये तीन सेक्टर नॉन फाइनेंशियल सेक्टर में आते हैं। हाउस होल्ड, कॉर्पोरेट सेक्टर और गवर्नमेंट। तो ये तीन सेक्टर का डेट जो था वो जीडीपी का कितना परसेंटेज था? 72.9% इन मार्च 2004, जो बढ़ के 113.6% दिसंबर 2010। अभी के डेट में कितना है? 44 लाख करोड़ टू ऑलमोस्ट 133 लाख करोड़, ये इस बीच में इतना बढ़ा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डेट टू जीडीपी रेशियो नहीं होना चाहिए। ठीक,
ये एक शॉक था इकोनॉमी में 2014 से 22 के बीच में। ठीक, उससे क्या होता है कि इकोनॉमी की क्रेडिबिलिटी अच्छी नहीं रहती। जैसे इंडिविजुअल और अलग अलग एंटिटीज का एक क्रेडिट स्कोर होता है ना, उसी के बेसिस पे लोन दिया जाता है, जिसको बोला जाता है सिविल स्कोर, है ना। वैसे ही पूरे पूरे कंट्री का भी एक क्रेडिट स्कोर होता है, ये डेट टू जीडीपी रेशियो। उसी बेसिस पे क्या होता है, इन्वेस्टर्स लोग इन्वेस्ट करते हैं कि ये रिलायबल है कि नहीं है, क्रेडिट वर्दी है कि नहीं इकोनॉमी। ठीक है, तो यही होता है प्राइवेट सेक्टर डेट टू जीडीपी रेशियो। ये एक शॉक था 2014 से 2022 के बीच में। नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन द ग्रॉस एनपीएस एंड क्रेडिट ग्रोथ। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब होता है विलोमानुपाती, मतलब अगर एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा चीज घटेगा, एक चीज घटेगा तो दूसरा चीज बढ़ेगा। ठीक, किसके किसके बीच में? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, है ना। नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब जो लोन को रीपे नहीं कर पा रहा हो, तो गवर्नमेंट जो लोन देती है वो गवर्नमेंट का, सॉरी, बैंक जो लोन देती है वो बैंक का एसेट हुआ ना। तो अब जब अगला रीपे नहीं कर रहा है तो वो क्या हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया। मतलब अब उस एसेट से कुछ भी रिटर्न्स नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ठीक, और किसके बीच में? क्रेडिट ग्रोथ के बीच में। तो जैसे ही बैंक का एनपीए बढ़ेगा, मतलब उनके एसेट्स परफॉर्म करना बंद कर दिए, तो अब उनके पास वापस से फिर वो पैसा नहीं है लेंड करने के लिए। तो अब दूसरे जिसको क्रेडिट की आवश्यकता है उसको क्रेडिट नहीं दे पाएंगे। तो ये क्या हुआ कि एनपीए एक तरफ बढ़ा और क्रेडिट ग्रोथ डाउन हो गया। ठीक, तो नेगेटिव कोरिलेशन है -0.5। ठीक, कोलैप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एंड लीजिंग सर्विसेज, आईएलएफएस वाला एक, इसको भी आप लोग देखिएगा। आईएलएफएस बीच में कोलैप्स होने की कगार पर आ गया था। आईएलएफएस जो था वो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करता था। ठीक है, दूसरा लेमन ब्रदर्स हो जाएगा बोल रहे थे इसको बीच में। उसके बाद फिर गवर्नमेंट इसका रिस्ट्रक्चरिंग की, जो पहले बोर्ड हुआ करता था उस पूरा बोर्ड को चेंज की। पुराने बोर्ड के ऊपर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वालों का पूरा पूछताछ हुआ, है ना। तो ये आईएलएफएस वाला एक बीच में बहुत बड़ा शॉक था इकोनॉमी के लिए। और उसके बाद लो क्रेडिट ग्रोथ एंड हेंस वीकर कैपिटल फॉर्मेशन इम्पैक्टेड द इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक, इस बीच में ट्विन बैलेंस शीट के कारण, ठीक, और एनपीएस बढ़ने के कारण क्रेडिट ग्रोथ जो है वो कम हो गया। और क्रेडिट ग्रोथ नहीं होगा मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाएगी और उससे इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगी। क्लियर है? ये सारे शॉक्स थे 2014 से 22 के बीच। क्वार्टरली क्रेडिट टू जीडीपी गैप रिमेन नेगेटिव फॉर मोस्ट ऑफ द 2010s। मतलब 2010, यहाँ पे देखिए 2010 के बाद से 22 तक के क्या क्रेडिट टू जीडीपी गैप जो है वो नेगेटिव में। ठीक है, रिटर्न्स मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू मिटिगेट दीज शॉक्स। जो भी लास्ट स्लाइड में शॉक्स देखे उनको मिटिगेट करने के लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ली? पहला है अमेंडमेंट ऑफ सरफाइसी एक्ट 2002, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी, लॉन्च ऑफ एसेट क्वालिटी रिव्यू, ठीक, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। ये सारा 2019 2018 की प्रॉब्लम्स हैं। 2018 में ही बहुत ज़्यादा एनपीए बढ़ गया था। ठीक है, उसी समय पे गवर्नमेंट इंद्रधनुष स्कीम भी लेके आई थी, इसके लिए बैंक को रिकैपिटलाइज करने के लिए। ठीक, एसेट क्वालिटी रिव्यू भी उसी समय लाया गया था। एक गवर्नमेंट इकोनॉमिक सर्वे में बात की थी 2018-19 के में, एक बैड बैंक बनाएंगे जिसका नाम था पारा, PAR। मतलब ये क्या करेगा कि बैंक से उनके एनपीएस को ले लेगा, ठीक है, और उसको फिर रिस्ट्रक्चर करने का काम करेगा। ऐसे ही एक एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी के बारे में भी इकोनॉमिक सर्वे चर्चा किया था। ये सारे जो एक्शंस हैं ये गवर्नमेंट ली है उन सारे जो शॉक्स को मिटिगेट करने के।
रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड मर्जर ऑफ पीएसबीज। अभी आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मर्ज करके बड़ा बैंक बनाया गया है, जो छोटे छोटे बैंक्स थे उन सबको मर्ज कर दिए। वैसे ही लास्ट है कॉर्पोरेट टैक्स कट। ठीक है, ये सारे एक्शंस थे गवर्नमेंट के उन सारे शॉक्स को मिटिगेट करने। ये क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं, बस 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। 1998 से 2002 के बीच में इंटरनल और एक्सटर्नल शॉक्स थे। ठीक है, इंटरनल शॉक्स कौन कौन सा था, तो पहले एक्सटर्नल शॉक्स कौन कौन सा था। 1998 में जो न्यूक्लियर टेस्ट किए थे उसके कारण यूएस का इम्पोजिशन सैंक्शंस लग गया था इंडिया के ऊपर, है ना। उसके कारण पहला शॉक वो हो गया, न्यूक्लियर डिवाइस टेस्टिंग 1998 सैंक्शंस फॉलो। ठीक, उसके बाद बैंकिंग इन कॉर्पोरेट सेक्टर डी लेवरेजिंग एंड रिपेयरिंग बैलेंस शीट्स। 2 सक्सेसिव ड्रॉट्स 2002 2001 2 में लगातार 2 साल सूखा पड़ा था, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था इकोनॉमी के ऊपर। टेक्नोलॉजी बस्ट, .com क्राइसिस और यूएस रिसेशन और 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। फिर 2014 से 22 के बीच में क्या क्या शॉक्स था। पीरियड ऑफ बैंकिंग, नॉन बैंकिंग एंड नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेट सेक्टर बैलेंस शीट स्ट्रेस। अनप्रेसिडेंटेड पैंडेमिक शॉक फॉलोड बाय इन्फ्लेशन, ग्लोबल कमोडिटी प्राइस शॉक फॉलोड बाय टाइटनिंग ऑफ फाइनेंशियल कंडीशंस। ये लास्ट चैप्टर हम पढ़े स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। फिर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स 1998 से 2002 के बीच में। इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेशन। ठीक है, इंटरेस्ट रेट का डीरेगुलेशन मतलब क्या होगा, मार्केट फोर्सेस से इंटरेस्ट रेट, हाँ समझ में आया, डीरेगुलेशन का मतलब समझ में आया। अब आरबीआई आपका बैंक इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं करेगी, आरबीआई छोड़ दी है मार्केट के ऊपर। ठीक है, वही होता है डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। यस बैंक जो था, जब अभी रिसेंटली 2016 के आसपास में जब पूरे तरीके से आरबीआई डीरेगुलेट कर दी थी इंटरेस्ट रेट, तो यस बैंक पहला बैंक था जो 6% इंटरेस्ट पे सेविंग अकाउंट पे दे रहा था। ठीक है, यही होता है कि अगर आपको कोई डिक्टेट करने वाला नहीं है ना कि आपको इंटरेस्ट रेट इतना ही रखना है, तो फिर प्राइवेट बैंक्स क्या करेंगे, अच्छे इंटरेस्ट रेट, ल्यूक्रेटिव इंटरेस्ट रेट लेके आएंगे ताकि जो लोग हैं, कस्टमर्स हैं, वो ज़्यादा पैसा उस बैंक में डिपॉजिट करें। अभी जैसे बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स जो है प्रमोट करते रहते हैं ना कि एड्स में कि हमारे यहाँ सबसे अच्छा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाता है। तो यही होता है कंपटीशन से, जो ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट रेट देगा सेविंग अकाउंट पे, उसके पास लोग ज़्यादा जाके डिपॉजिट करेंगे। ठीक, प्राइवेटाइजेशन हुआ 1991 के बाद से, एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद। एसेट रिकवरी फॉर बैंक्स, सरफाइसी एक्ट वगैरह देखिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट लाया गया था 1998 से 2003, और एफआरबीएम एक्ट, फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। आप लोग लिखे हो क्या इसको लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, इसमें जो बहुत ज्यादा फिस्कल डेफिसिट चल रहा था ना सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का, फिस्कल डेफिसिट मतलब समझते हैं, उसको कम करने के लिए फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट लाया गया था, जिसमें फिस्कल डेफिसिट को 3% पे लाना था। ठीक है, 3% ऑफ जीडीपी। ठीक, अभी फिर उस टारगेट को 2025-26 के लिए इसको बढ़ा दे, एक्सटेंड करनी है, वो भी 4.5% से कम करनी है इसके कारण पेंडेमिक। ठीक है, अब ये 2014 से 22 के बीच में क्या क्या रिफॉर्म्स लाई गवर्नमेंट, उसमें क्या है, यूनिक आइडेंटिटी, आधार, फाइनेंशियल इंक्लूजन, जनधन योजना, जीएसटी लीडिंग टू फॉर्मलाइजेशन, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, टैक्स रेट्स रेशनलाइजेशन एंड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंसेस, वैक्सीन्स रोल आउट, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट रिफॉर्म्स, आत्मनिर्भर भारत और पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा चीज देख चुके हैं। लास्ट ग्रोथ रिटर्न्स। ठीक है, उस समय के रिफॉर्म्स का क्या रिटर्न मिला, वन ऑफ शॉक्स रिलेटेड ग्रोथ रिटर्न्स, वन शॉक्स फेडेड अवे, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पेड ग्रोथ डिविडेंड्स फ्रॉम 2003, 3 से लेके 8 तक 8% एवरेज ग्रोथ अपने को देखने को मिला।
अब क्या है, बैलेंस शीट स्ट्रेंथेंड इन फाइनेंशियल सेक्टर, द कॉर्पोरेट सेक्टर leveraged by 30 परसेंटेज पॉइंट्स, नॉन फाइनेंशियल प्राइवेट सेक्टर डेट टू जीडीपी रेशियो। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल प्राइवेट सेक्टर डेट टू जीडीपी रेशियो जो 113% पहुंच गया था, वो कम होकर वापस 30 परसेंटेज पॉइंट्स तक आ चुका है। ठीक है, ये पहला बेनिफिट मिला। दूसरा, एम्फसिस ऑन माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बाय डीलिंग विद ग्लोबल शॉक्स। अभी माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी गवर्नमेंट अचीव करने की बात कर रही है इकोनॉमिक सर्वे में। ठीक है, जो भी स्टेप्स लिए है उसके कारण वापस से इकोनॉमी स्टेबल है। ग्रोथ मैग्नेट्स क्या क्या है, साउंड एंड हेल्थी फाइनेंशियल सिस्टम विद एंश्योर एफिशिएंट क्रेडिट प्रोविजनिंग, डिजिटल रिवॉल्यूशन एंड फॉर्मलाइजेशन, हेल्थियर एंड लॉन्गर क्रेडिट साइकिल, बैंक का क्रेडिट ग्रोथ वापस से शुरू हो गया है, फॉर्मलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम्स, फिर हायर फाइनेंशियल इंक्लूजन, गवर्नमेंट स्किलिंग इनिशिएटिव्स, स्किल इंडिया टाइप की बहुत सारी स्किल ग्रोथ, स्किल डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स लेके आई, और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन्स। ठीक है, ये वे अहेड है कि आगे क्या होना है, आगे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। ठीक है, deregulation and simplification of compliances should continue to dismantle the licensing, inspection, compliances regime entirely। ठीक है, जिन सेक्टर्स में आपका लाइसेंसिंग और इंस्पेक्शन और कंप्लायंस जरूरी नहीं है, उन सेक्टर से हटा देना चाहिए। जितना ज़्यादा लिबरलाइज कर सकते हैं उतना ज़्यादा लिबरलाइज कर देना चाहिए प्राइवेट सेक्टर की एंट्री के लिए। स्टेट गवर्नमेंट हैव टू एड्रेस पावर सेक्टर इश्यूज, जो अभी डिस्कॉम्स, स्टेट गवर्नमेंट क्या है, पैसा नहीं दे रही है ना अभी, बिजली कंपनीज को स्टेट गवर्नमेंट पैसा पे नहीं कर पा रही है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है ना, तो उसको स्टेट गवर्नमेंट्स को देखना पड़ेगा। उसके बाद द फाइनेंशियल वायबिलिटी कंसर्न्स ऑफ डिस्कॉम्स हैव टू बी एड्रेस, यही प्राइवेट सेक्टर स्टेट गवर्नमेंट में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर्स हैं, ठीक, उनको पैसा नहीं मिल रहा है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। Impetus must be given to education and skilling to make the most of India's demographic dividend। डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला फेज चल रहा है अभी, उसका मतलब समझते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है कि जब आपकी सबसे बड़ी जो पॉपुलेशन है वो वर्किंग एज पॉपुलेशन है और आपके ऊपर डिपेंडेंट लोग बहुत कम हो जाए। ये डिपेंडेंट कौन कौन लोग होते हैं, एक छोटे बच्चे 0 to लेके 14 ईयर्स वाले, है ना, और फिर 60 या 65 से अबव वाले डिपेंडेंट। ये दो क्लास जो है डिपेंडेंट होते हैं, तो इनकी पॉपुलेशन कम होना और वर्किंग एज वाली पॉपुलेशन ज़्यादा होना, तो क्या होता है कि वर्किंग एज वाले लोग बहुत ज़्यादा काम करेंगे, उसका बेनिफिट ये लोग बहुत कम कंज्यूम करेंगे, है ना, और बाकी का बेनिफिट सीधा जाएगा इकोनॉमी में। ये होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला फेज। ठीक है, तो इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री जिसमें डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला फेज सबसे लंबा चलने वाला है। ठीक है, चाइना में क्यों नहीं चल पाया, क्योंकि वन चाइल्ड पॉलिसी लिया है। तो अब उनकी स्थिति क्या है कि जो नया जनरेशन है वो इतनी सी वर्किंग एज, और उनका जो अभी जो बूढ़े होने वाले लोग हैं, आगे जाके जो बूढ़े हो जाएंगे वो इतने सारे, तो इतने लोग कैसे इतने सारे लोग को प्रोवाइड कर पाएंगे, दिन रात काम करके भी इतने लोगों को प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं। ठीक है, इसीलिए इंडिया अभी के रिसेंट सिनारियो में एक ऐसा देश है जिसका डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला फेज सबसे लंबा जाने वाला है। ठीक है, तो उसको मटेरियलाइज करने के लिए, उसको यूटिलाइज करने के लिए गवर्नमेंट स्किलिंग इनिशिएटिव्स लेके आई है। ठीक, उसी में नया एजुकेशन पॉलिसी में भी बहुत सारा ऐसा चेंजेस किया गया है जिससे आज के टाइम के जो डिमांड्स हैं प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट के, उस चीज़ को फुलफिल कर पाए। ठीक, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इनिशिएटिव्स टू सेंसिटाइज द पॉपुलेशन टुवर्ड्स अ हेल्दी लाइफस्टाइल। ठीक, जो लाइफस्टाइल डिसीजेस हैं उनको कम करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे मतलब सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स वगैरह लेके आना चाहिए गवर्नमेंट। लॉन्ग रेंज प्लान्स नीड टू फॉर्मुलेटेड to secure the necessary metals and minerals required for energy transition and diversification। जो हम लोग की एनर्जी डिपेंडेंसी है इंडिया की, उसको कम करने के लिए जो भी क्रूशियल मेटल्स हैं, ठीक है, उनको कैसे प्रोक्योर करना है या फिर उनसे डिपेंडेंसी कैसे कम करना है,
उस चीज के लिए पॉलिसी बनाना चाहिए गवर्नमेंट। डिटरमाइंड एफर्ट शुड बी टेकन टू मेक द पब्लिक सेक्टर एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम सक्सेसफुल। ठीक, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को कैसे डिसइन्वेस्ट करके उससे पैसा लाया जाए, वो उस तरफ गवर्नमेंट को और ध्यान देना चाहिए। एसेट मोनेटाइजेशन रेवेन्यूज, अब मोनेटाइजेशन क्या होता है, एक हो गया डिसइन्वेस्टमेंट जिसमें 51% गवर्नमेंट अपने पास रखती है, बाकी के इक्विटी को प्राइवेट सेक्टर को दे सकती है। ठीक, दूसरा हो गया प्राइवेटाइजेशन जिसमें 51% को सेल आउट कर देती है, एक मतलब उससे कम 51% से कम अपने पास रखती है। मोनेटाइजेशन क्या होता है, गवर्नमेंट का जो भी ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास में एसेट्स है, सपोज फॉर एग्जांपल रेलवे के पास दोनों साइड्स पे जमीन होती है रेलवे की। अब मान लीजिए कि रेलवे उसको किराए पे देना चालू कर दे फार्मर्स को कि आप यहाँ पे खेती किसानी कर लो हमारी जमीन में और उसके एवज में हमारे को पैसा दे दें उसके बदले में, वो होता है मोनेटाइजेशन। कि गवर्नमेंट के पास कुछ ऐसे एसेट्स हैं जिनको किराए पे दे दें तो उससे पैसा आने लग जाए, ये होता है मोनेटाइजेशन। ठीक है, तो asset monetization revenues if used to reduce public sector debt will result in better sovereign rating, consequently leading to lower cost of capital। ठीक है, sovereign rating अच्छी हो जाएगी अगर गवर्नमेंट अपना एसेट को मोनेटाइज करना चालू कर दे। ठीक है, जो जमीन है उसमें कोई किसी प्राइवेट सेक्टर को बोले कि हाँ अपना वेयर हाउस बना लो और हमारे को साल का इतना पैसा दे देना, तो उस पैसे को जो गवर्नमेंट के ऊपर डेट है, उधार है, उसको कम करने के लिए उस पैसे को यूज करे गवर्नमेंट, तो उससे क्या होगा, सॉवरेन रेटिंग जो है वो अच्छी हो जाएगी। और फिर क्या होगा कि गवर्नमेंट, जैसे हम लोग का रेटिंग अगर अच्छा हो तो हम लोग को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाता है लोन, वैसे ही गवर्नमेंट की भी अगर रेटिंग अच्छी होगी तो गवर्नमेंट को भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिलने लग जाएगा। यही बोल रहा है कि पब्लिक सेक्टर एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम, ये वाला public sector debt will result in better sovereign rating, consequently leading to lower cost of capital। उसके बाद reduce the compliance burden of MSMEs। ठीक है, MSMEs छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं, है ना, छोटे बिजनेस को बहुत ज़्यादा कंप्लायंस बर्डन से लोड नहीं करना चाहिए। ठीक है, जितना फ्रीली वो काम कर सके उतना फ्रीली उनको काम करने देना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाले MSMEs ही हैं। ठीक, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाली। ठीक है, तो ये कंप्लायंस बर्डन उनसे हटाना चाहिए। कंक्लूजन है, इफ दिस रिफॉर्म, ये सारे रिफॉर्म्स आर इम्प्लीमेंटेड, इंडियाज पोटेंशियल जीडीपी ग्रोथ कैन राइज टू 7 to 8% पर एनम इन द मीडियम टर्म। ठीक है, आगे आने वाले 5-10 सालों में इंडिया का पोटेंशियल जीडीपी ग्रोथ 7 से 8% हो सकता है, ये इकोनॉमिक सर्वे बोर्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास से अपन नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे।